वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये हमारा जो एपिसोड है जो हिंदी से संबंधित है, और हिंदी से संबंधित जो एपिसोड चल रहा है ये समास से लिया गया है। समास से संबंधित ही उसमें क्वेश्चंस का समावेशन किया गया है। और आज की सीरीज़ देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और समाज में ये एक व्याख्या के सहित ही क्वेश्चंस लगाएंगे और देखते हैं। चलो तो बिना देरी करे फिर वेलकम बैक और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है और ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चंस को बाद में स्टार्ट करूँगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको एक अलग से जानकारी देता हूँ कि समास कहते किसे हैं, समास होता क्या है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आज की जो वीडियो ये होगी दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अब व्याख्या से संबंधित होगी। क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं पर व्याख्या भी है, तो ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं बनानी है, वीडियो थोड़ा छोटी ही बनाएंगे। मत तो फिर भी चलो देखते हैं, व्याख्या तो देते हैं। तो बात आती है समास कहते हैं किसे हैं। समास होता क्या, समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक मेल को समास कहते हैं। यहीं से यानी कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास का मतलब होता है सामासिक। समास का मतलब होता है सामासिक, सामासिक या होता है संक्षेप। तो ये बात आप लिख लेंगे। समास कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। यानी कि और समास का मतलब क्या होता है, सामासिक या संक्षेप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बात आती है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर ये आता है कि शब्दों के मेल को कहते हैं, सार्थक शब्दों के मेल को कहते हैं समास, वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और समास का मतलब क्या होता है, सामासिक या संक्षेप। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे अब यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। बताइए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शन जो जाएगा अपना वो कर्मधारय समास की तरफ जाएगा, जहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास के बारे में आपको छोटी सी एक जानकारी और दे देता हूँ। जानकारी तो होगी आपको पर थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बात आती है कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में जहाँ जिसमें बताया है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। और दूसरी चीज़ एक बात और है, जहाँ प्राकृतिक चीज़ों का पाया जाता हो, जहाँ प्राकृतिक चीज़ों का पाया जाना हो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, तारीफ जैसे शब्द आते हैं, किसी वस्तु या आदमी के तारीफ जैसे शब्द अगर आ जाए वहाँ भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अलग मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, यानी कि ये होता है पूर्व पद और इधर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद क्या है, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में तत्पुरुष तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, इनमें उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इधर होता है उत्तर पद, यानी कि जो इधर वाला पद होता है राइट हैंड साइड वाला, ये होता है उत्तर पद।
और इधर वाला जो होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला, ये होता है पूर्व पद। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में जो उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्ययभाव समास में होता है पूर्व पद प्रधान। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो होता है हमारा जो आंसर है वो कर्मधारय समास है, इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण, पहला पद विशेषण होगा, प्राकृतिक चीज़ों का होना पाया जाएगा, तारीफ जैसे शब्द होंगे, और दूसरा वाला जो पद होता है वो विशेष्य होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। पढ़ तो लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है। रातों रात में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, और ऑप्शन सी डी अव्ययभाव समास। तो बताइए दोस्तों, रातों रात में कौन सा समास है। रातों रात, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जाएगा दोस्तों, रातों रात में कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। और अव्ययभाव समास में मैंने अभी बताया था आपको पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से पद में पूर्व पद प्रधान है, तो ये कौन सा है, अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास में अधिकतर क्या होता है, यानी कि प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय नहीं, उपसर्ग से संबंधित, उपसर्ग से बने शब्द होते हैं अव्ययभाव समास में। रातों रात, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें और भी आती हैं अव्ययभाव समास में, जैसे कि रातों रात आ गया, और भी काफ़ी इस तरीके से उदाहरण है अव्ययभाव समास के। जैसे कि मैं आपको बताता, यहाँ पर जैसे और भी काफ़ी शब्द आ जाएंगे, जैसे रातों रात आ गया, धड़ धड़ धड़, रातों रात, दिनों दिन, एक शब्द और आ सकते हैं दिनों दिन। दिनों दिन में कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं, ये शब्द जो होते हैं ये अव्ययभाव समास के ही उदाहरण हैं दोस्तों। और इसमें क्या होगा, अव्ययभाव समास में अधिकतर क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग की विशेषता और विशेषण भी होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी आप सबको जानकारी देते रहेंगे। चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्त पदों में से तत्पुरुष समास का भेद पहचानिए। तत्पुरुष समास का भेद बताना है। तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं, तो यहाँ से मैं आपको जानकारी देता हूँ। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को प्रसर्ग होता है, कर्ण तत्पुरुष में से प्रसर्ग होता है, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, अपादान में से यानी अलग होने के भाव में, और संबंध तत्पुरुष में का की होता है, और अधिकरण तत्पुरुष में में और पर होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो इसमें जो भेद होगा, ज्ञान युक्त। अब ज्ञान युक्त भी यानी ज्ञान से युक्त, से प्रसर्ग है। सिरोधार्य, यानी कि सिरोधार्य सिर से धारण करने योग, सिर से धारण करने के योग। गुणहीन, यानी गुण से हीन। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। फिर आपको बता देते हैं, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनों दिन आ गया दोस्तों। दिनों दिन, दिन अनुदिन, दिन और अनुदिन में कौन सा समास है। अनुमानी होता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, दिन और अनुदिन, दिन दिन और अनुदिन। अनुमिस क्या होता है, अनुमिस होता है बाद का। अनुमिस क्या होता है,
बाद का, यानी कि अणु में अणु है क्या, और अणु होता, अणु क्या है, ये अव्यय है। क्या है दोस्तों, अव्यय। अणु क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा, दिन और दिन द्वंद्व समास। दिन और दिन में द्वंद्व समास का मतलब ही नहीं होता। दिन और रात में द्वंद्व समास हो सकता था। किसमें दोस्तों, दिन और रात, यहाँ पर होता दिन और रात तो द्वंद्व समास हो सकता था, पर ये हमारा आंसर नहीं है। दिनों का दिन कर्मधारय नहीं हो सकता, क्यों, विशेषता ऐसी नहीं है। दिनों के बाद का दिन अव्ययभाव समास, या दिनों का दिन तत्पुरुष समास। दिनों के बाद यानी के बाद आ गया, अनुमानी होता है बाद में, और क्या है, दिनों दिनों के बाद दिन, वही वाली बात फिर आ रही है लौट के, यानी कि पूर्व पद प्रधान भी है। पूर्व पद में क्या है, पूर्व पद कौन सा है इसका, दिन है, दिनों के बाद दिन। तो अब पूर्व पद प्रधान है, दिनों के बाद ही तो दिन आया, ये प्रधान कैसे नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले तो यही प्रधान है, जब भी तो प्रधान ये होगा। तो पहले जो प्रधान है वो पूर्व पद प्रधान है, ना कि उत्तर पद प्रधान है। तो दिनों के बाद का दिन है, तो हमारे आंसर जाएगा अव्यय भाव साथ, अव्यय भाव के साथ में जाएगा। यानी कि और क्या है, के बाद क्या, यानी कि ये क्या, अव्यय लगा हुआ है इसमें, अनु, है ना, अनुदिन, दिनों, दिनादुन, दिना, अनुदिन। तो अनु क्या है इसमें, एक अव्यय है, जहाँ अव्यय हो और क्या, और क्या हो, और इसमें लगा हुआ होना चाहिए उपसर्ग, पूर्व पद प्रधान हो, सीधी बात है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा अव्यय भाव समास। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा, गृह प्रवेश में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों। तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी बहुवरीय समास होगा, या द्विगु समास होगा, वह द्वंद्व समास होगा। बताइए दोस्तों कौन सा समास होगा। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा, बताइए दोस्तों, गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा। गृह प्रवेश, तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुवरीय, द्विगु, द्वंद्व। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं बहुवरीय में, बहुवरीय की तो कोई बात ही ऐसी नहीं है, द्विगु समास की कोई बात ही नहीं है, द्वंद्व समास में मतलब ही नहीं होता तत्पुरुष समास। अब मैंने बताया था तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, ये मैंने आपको अभी बताया है। गृह में प्रवेश मतलब कि अधिकरण तत्पुरुष की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके बाद हम बताएंगे दोस्तों बहुवरीय क्या है, द्विगु, द्वंद्व अभी आएंगे, और मतलब वाक्य बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा हमें भी आगे चलना है, क्वेश्चन काफ़ी हैं तो वो भी कंप्लीट करने हैं, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा वाक्य समय देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण द्विगु समास का है। अब बात आती है द्विगु समास। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। मैंने आपको अभी बताई थी द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, यानी कि तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। ये बार बार इन बातों को बोला करो तो अपने दिमाग पर चढ़ जाएंगे। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है द्विगु समास, द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। अब आता है कि इसमें कौन सा द्विगु समास है। तो जहाँ पर संख्याओं का होना, द्विगु समास में तो आपको पता है दोस्तों, छोटी संख्या बताई दी जाती है, संख्याओं का होना, सही है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें इस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद उत्तर प्रदेश में प्रधान होता है। जैसे कि इसमें बता दिया तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, और द्विगु समास के बारे में ही बात कर रहा था। जैसे कि अगला और भी कोई है, जैसे कि अब और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें हो सकता है दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। दोपहर, और हो सकता नवगिरह, चौराहा, पंचवटी, ये सारे किसके उदाहरण है, ये द्विगु समास के उदाहरण है। अब इसमें गंगा जल में ये हो नहीं सकता, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होगा, है ना दोस्तों। देहलता, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देहलता क्या है, देहलता का मतलब होता है देह रूपी लता। क्या होगा इसमें, देह रूपी लता, देह रूपी लता।
देह रूपी लता। अब इसमें लता की बात आ गई। अब आप ही बताओ मेरे को इसमें कौन सा समास होगा। देह रूपी लता, मैंने आपका इसका विग्रह कर दिया। देह लता में देह रूपी लता। अब आप बताइए इसमें कौन सा समास होगा। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। कर्मधारय होगा, द्विगु, द्वंद्व, कौन सा समास होगा। तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों। देह रूपी लता, लता मतलब मैंने बताया प्राकृतिक चीज़ों का अधिकतर पाया जाएगा। और विशेषण विशेष्य वो विशेषता वाली बात आ गई, देह रूपी लता आ गया। दूसरा बताया तिरंगा में हो ही गया अपना द्विगु समास। आया नील, नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ में आपको पता ही है दोस्तों कौन सा समास होगा। यानी कि इसमें नील है कंठ जिसका है, इसका अगर मैं विग्रह करूं, नील है कंठ जिसका, नील है कंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात आप जानते ही हो कौन, अर्थात शिव। नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो जब इसमें कौन सा समास होगा, इसमें समास होगा बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा। त्रिलोचन में भी बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों। गंगा जल, अगले वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब आया गंगा जल, यानी कि गंगा का जल, गंगा का जल। तो गंगा का जल, का जल आ गई, का, गंगा का जल। तो का उपसर्ग आया। अब का मतलब होता है तत्पुरुष। कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। चलो थोड़ा कम करेंगे अब। ऐसे व्याख्या तो सब क्वेश्चन तो एक ही, तीन है, पर ऑप्शन हर एक की व्याख्या करेंगे तो फिर क्वेश्चन एक है, चार चार पांच पांच क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। अगर दोस्तों ज़रा से भी आपके लिए मेरी मेहनत और आप लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर देना है। चलो राजभाषा, ये आपकी इच्छा है करना मत करना, पर हम तो थोड़ा सा बस कर दोगे तो मोटिवेशन बनता है कि हाँ चलो अगली एक वीडियो ऐसी और बनाई जाए। राजभाषा में कौन सा समास है, राजभाषा में कौन सा समास है। तो राजभाषा में ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो राजभाषा यानी कि अगर आप कह दो राज की भाषा, तो अर्थात हमारा ऑप्शन जाएगा तत्पुरुष समास की तरफ, राज की भाषा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उतार चढ़ाव। अब बात आती है उतार और चढ़ाव। उतार चढ़ाव में कौन सा समास होगा। उतार चढ़ाव में समास बताइए दोस्तों कौन सा समास होगा। कर्मधारय, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें कर्मधारय। तत्पुरुष समास, देखते हैं चलो आगे। आगे क्या है, द्विगु समास, इसका कोई मतलब नहीं। उतार चढ़ाव, द्वंद्व समास, यस यही अपना आंसर होगा, द्वंद्व समास। क्यों होगा, क्योंकि द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर ये वाली बात पूछेगा वह कौन सा, इससे अलग भी पूछ सकता है कि वह बताइए वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था कि वह बताइए कौन सा कौन वह बताइए वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आप दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और प्रतिस्पर्धा होती है, और अथवा या एवं इस तरीके के शब्द बीच में योजक चिन्ह लगे हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आगे क्या है, ये कह रहा है उतार, यानी कि उतार, उतार का मतलब नीचे, चढ़ाव मतलब ऊपर, यानी कि प्रतिस्पर्धा है। आगे है जैसे कि आगे और भी ऐसे हैं, भाई बहन हो गया, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना। आगे और भी शब्द हैं जैसे कि गंगा यमुना, धर्मा, ये इम्पोर्टेंट है, धर्माधर्म, धर्म धर्म नहीं है, धर्म अधर्म, धर्माधर्म, पाप पुण्य,
पाप पुण्य, पाप पुण्य, लाभ, लाभ अलाभ, लाभ अलाभ, यानी कि लाभ व अलाभ। तो इसका मतलब लाभ अलाभ, मतलब लाभ भी हो रहा है, अलाभ मतलब हानि भी हो रही है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या तो होंगे संज्ञा। ठीक है दोस्तों, दोनों पद क्या होंगे, संज्ञा होंगे। दोनों पद या तो होंगे संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। दोनों पद संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे, या क्रिया का होना पाया जाएगा, या क्रिया का होना पाया जाएगा, ये ध्यान है। दोनों पद, जिस पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। या तो दोनों पद संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे या क्रिया का होना पाया जाएगा। जैसे कि दाल भात, बहुत दाल भात, दाल भात में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। दाल भात, आगा पीछा, आगा और पीछा, आगा पीछे, ये सारे के सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और ये द्वंद्व समास के ही एग्जाम्पल हैं। चलो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। आगे शरणागत में कौन सा समास होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, शरणागत में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। शरणागत में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। तो बताइए दोस्तों, शरणागत में कौन सा समास है। तो यहाँ पर बात करते हैं शरणागत की। शरण को आगत, इसका मतलब मीन्स क्या हुआ, शरण को आगत, शरण को आगत, शरण को आगत अर्थात शरण में आया हुआ। क्या बोलेंगे, शरण को आगत अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, शरण में आया हुआ है। तो इसमें कौन सा क्या होगा, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसमें ऑप्शन जाएगा हमारा बी तत्पुरुष समास। शरण को यानी को प्रसर्ग है ना, शरण जैसे शरण में आया हुआ। अगला रोग मुक्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोग मुक्त शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्यय भाव समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तत्पुरुष समास का देखते हैं चलो बाद में। अव्यय भाव का क्या बताया था, पूर्ववत प्रधान होता है, तो पूर्व पद ऐसे कोई है नहीं, और कोई मतलब क्या है कि उपसर्ग से जुड़ा हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे क्या है, बहुव्रीहि किसी तीसरे की बात कर नहीं रहा। तत्पुरुष समास में है तो यस, अपना आंसर चाहेगा तत्पुरुष समास है। रोग से मुक्त तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में कौन सी, रोग से मुक्त। ठीक है दोस्तों, रोग से मुक्त, तो रोग से मुक्त कौन सा समास चाहेगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में क्या है, कौन सा परसर्ग, यानी कि इसमें लगा हुआ है रोग से मुक्त अपादान, दूर हो गया ना उससे। चलिए इसमें कुछ एक या दो तीन क्वेश्चंस इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। पेडागोजी चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे क्या है, अच्छी तरीके से देखते हैं। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे पर थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं बस। एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की निम्नलिखित में से किस में मदद करता है। यानी कि एक बच्चा है, उसके विकास यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें समझने में शिक्षक को किसने में मदद करता है। ऑप्शन ए यह समझने में कि शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों के लिए प्रभावी प्रबंधन करने में, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों की सामाजिक स्थिति को पहचान करने में, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में। बताइए दोस्तों कि जो बच्चा है एक, उसके विकास से संबंधित जो सिद्धांत को समझने में शिक्षक की किस में मदद करता है। जो बच्चे का विकास हो रहा है उसके जो सिद्धांत है शिक्षक को समझने में किस में मदद करेगा। तो पृष्ठभूमि में तो कोई मतलब नहीं होता इस तरीके से, शिक्षार्थी सामाजिक परिस्थिति का मतलब नहीं होता। ऑप्शन नंबर रह गए ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, यह समझने में कि शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया, क्यों का मतलब नहीं होता, ये कीवर्ड है, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए ऐसा कोई मतलब नहीं है। समावेशी शिक्षा में क्यों का मतलब ही नहीं आएगा। अब आगे बात करें शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैली, यानी अलग अलग प्रकार की जो शिक्षक शैली, इनको प्रभावी प्रबंधन करने में, यानी अलग अलग शिक्षण अलग अलग तरीके से बच्चे को
शिक्षक समझने में मदद करेगा कि उसके विकास में किस किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हमारा विभिन्न शिक्षण शैलियों को समझने में। सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस ले लिया गया है, यानी कि पेडागोजी का। विकास अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है। विकास अपने विशिष्ट विकास का स्वरूप का अनुसरण करता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुक्रमिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामान्यता के से विशिष्टता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी विभिन्नता का सिद्धांत। तो बताइए, जो विकास है अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है, तो इसमें ऑप्शन आपका कहाँ कौन सा है? आपको दोबारा पढ़ना। निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत या विभिन्नता का सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या देंगे, और ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, अनुक्रमिकता का सिद्धांत। अब ये क्यों सही है, क्यों है कि इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। अनुक्रमिकता का सिद्धांत यानी बालक का जो विकास होता है दोस्तों, ये दो दिशाओं में होता है। दो दिशाओं में होता है बालक का विकास। एक नंबर एक होता है सिर से पैर की दिशा में। ये लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। बच्चे के विकास जो होता है गुणात्मक होता है। सही है, विकास गुणात्मक होता है, दर अलग है। विकास को मापा नहीं जा सकता, दर को मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विकास के बारे में यानी कि डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये गुणात्मक होता है। दूसरी वाली बात यह है, विकास आजीवन चलता रहता है और वृद्धि की जो दर है वो एक निश्चित सीमा तक चलती है। तो चलो ज़्यादा व्याख्या अलग की बात है, पहले इसके बारे में बताते हैं कि अनुक्रमिकता का सिद्धांत क्या है। तो बालक का जो विकास होता है वो दो दिशाओं में होता है। नंबर वन होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। ठीक है दोस्तों, सिर से पैर की ओर। और दूसरा जो होता है निकट से दूर, यानी कि शरीर के केंद्र से परिधि तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नंबर दो तरफ से हो गया, यानी कि बालक का जो विकास होगा दो तरीके से होता है, सिर से पैर की दिशा की तरफ और निकट से दूर, यानी कि शरीर के केंद्र से, यानी कि और परिधि, यानी कि जो हमारे बाहर की साइड है। पहले हमारा मतलब सिर से पैर की तरफ का होगा, अब बीच के केंद्र से यानी कि बीच में से, और फिर उसके बाद उसके पीछे से दर्द, मतलब कि जो परिधि है हमारे शरीर की साइड से, वहाँ पर इसका विकास होगा। दूसरी वाली बात है शीर्षगामी अनुक्रम। हम शीर्षगामी अनुक्रम का भी मतलब क्या होता है, सिर से पैर तक, यानी कि पहले सिर पर नियंत्रण करेगा बालक, उसके बाद में वस्तुओं को पकड़ेगा, पकड़ के सीखे देखेगा, पकड़ सकता है उसको, फिर पहले तो मतलब सिर पर नियंत्रण करेगा, फिर वस्तुओं को पकड़ना प्रारंभ करेगा, फिर बैठना प्रारंभ करेगा, फिर चलना। तो इस तरीके से। और नंबर टू इसमें मैं आपको, चलो तो ये ऑप्शन अपना हो जाएगा अनुक्रमता का सिद्धांत। थोड़ा सा इस पे बात कर लें। आपका ये है, ये कहोगे कि ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए के बारे में थोड़ा सा बता दें, तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में चलो थोड़ा सा बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये निरंतर ऑप्शन, मतलब अपना जो ऑप्शन का आंसर है वो तो है अनुक्रमता का सिद्धांत, वो मैंने आपको बता दिया। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास गर्भ से लेकर मृत्यु तक, यानी कब्र तक चलता, यानी सतत प्रक्रिया है वो जो चलती रहती है। जो व्यवहार और निरंतरता का सिद्धांत तो यही ना कि विकास बच्चे के जन्म गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है, यानी सतत विकास चलता है, जो व्यवहार में परिपक्वता की ओर ले जाता है। अगर व्यवहार में परिपक्वता आएगी जभी तो विकास होगा, परिपक्वता की ओर ले जाता है। तो ये होगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। नंबर टू आता है सामान्यता से विशिष्ट का सिद्धांत। ये क्या होगा सामान्यता से विशिष्ट का सिद्धांत? इसमें विकास के सभी क्षेत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। सामान्य से पहले सामान्य विकास होगा, यानी कि बच्चे का, जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल ले लो पौधे का। पहले पौधा एक छोटा होता है, उसके बाद में फिर उसकी शाखाएं निकल जाती हैं, फिर फूल पत्ती और जाने की फल भी आने लगते हैं। तो सामान्य से क्या हो गया, वो विशिष्ट हो गया। इसी तरीके से बच्चा पहले छोटा होता है, उसमें
जितने और जब डेवलपमेंट होता रहता है तो उसमें और विकास तो सामान्य से फिर विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। दूसरा है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता यानी कि बच्चे का विकास जो होता है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 13 क्वेश्चन। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों तो जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बच्चा अपने पैर पर बच्चा अपने पैर पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता है। सामान्य क्षमता बच्चे के विकास के सभी चरणों में विशिष्ट क्षमता रखती है। जीवन के अंतिम चरणों में विकास का अचानक स्फुटन होता है। बच्चे पहले उंगलियों को नियंत्रण करता है और फिर बाजू को नियंत्रण करता है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा आंसर सही है? यस, बच्चा अपने पैर पर सिर से पहले नियंत्रण करता है तो मतलब ये भी नहीं होता पहला पहला कहाँ करेगा, अपने सिर पर नियंत्रण करेगा, वो करेगा पहले फिर पैर पर करेगा, नहीं। सामान्य क्षमता तो ये तो अपना है नहीं। वो सामान्य क्षमता बच्चे के विकास के सभी चरणों में विशिष्ट क्षमता रखते हैं। चलो इसको बाद में देखते हैं। जीवन के अंतिम चरणों में विकास अचानक ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा पहले उंगलियों पर नियंत्रण करता है फिर बाजू पर नियंत्रण करता है। चलो देखते हैं, ऑप्शन बी और डी में कंपेयर करते हैं। सामान्य क्षमता बच्चे के विकास के सभी चरणों पर विशिष्टता रखती है, ये सही है। बच्चा पहले उंगलियों पर को नियंत्रण करता है, ये नहीं। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का क्या अर्थ है? ये तो एक आम बात है भाई। चलिए बताइए दोस्तों, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का क्या अर्थ है? अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, कृतज्ञ होना, या नेक्स्ट है इसमें एक ऑप्शन है परोसे गए भोजन का निरादर करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन अपना जाएगा कृतज्ञ होना। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं है। नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य करना ये मतलब नहीं होता। अपने हाथों से अपना ही नुकसान कर लेना ये नहीं है। कृतज्ञ होना। आगे थोड़ा कम व्याख्या देंगे दोस्तों, अब थोड़ा क्यों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आगे है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अंकिचन, ऑप्शन नंबर बी अक्ष, ऑप्शन नंबर सी अज्ञ, ऑप्शन नंबर डी असमर्थ। तो यहाँ पर होगा अंकिचन। जिसके पास कुछ ना हो वो होता है अंकिचन। इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? श्रीमान में हलंत संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी समास संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी वर्ण संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए दोस्तों। तो इसमें है हलंत संबंधी। हलंत संबंधी यानी कि श्रीमान, ये ऐसा होता है। श्रीमान में हलंत संबंधी क्या है? अशुद्धि है, त्रुटि है। स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? स्नेह मग्न, स्नेह मग्न में कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के बारे में बात करते हैं। संप्रदान तत्पुरुष का प्रसर्ग होता है के लिए, के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष स्नेह से मग्न, स्नेह में मग्न, तो के लिए तो मतलब ही नहीं होता इसका, तो ये तो है नहीं। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का प्रसर्ग होता है का या की, है ना। तो संबंध तत्पुरुष में स्नेह का की तो मतलब नहीं होता, ये भी ऑप्शन खत्म। और अधिकरण तत्पुरुष रह गया और कर्ण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में में और पर। स्नेह में मग्न, स्नेह पर मग्न, पर तो है नहीं। स्नेह से मग्न, स्नेह से मग्न, या अधिकरण तत्पुरुष आएगा या कर्ण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का होता है, अधिकरण तत्पुरुष का मतलब है अधिकरण तत्पुरुष में स्नेह में मग्न, या कर्ण तत्पुरुष है इग्नेह स्नेह से मग्न। स्नेह, स्नेह में मग्न, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान पर स्थिर न रहना
अर्थ को व्यंजित करने वाला मुहावरा है। एक स्थान पर स्थिर न रहना अर्थ को व्यंजित करने वाला मुहावरा कौन सा है? जो एक स्थान पर नहीं। ऑप्शन नंबर ए धरती पर पाँव न रखना, बी पाँव उखाड़ना, पाँव उखड़ना, ऑप्शन नंबर सी पाँव में शनिचर होना, ऑप्शन नंबर डी पाँव के नीचे जमीन खिसकना। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जाएगा पाँव में शनिचर होना। एक स्थान पर स्थिर न रहना कहते हैं आपके पाँव में क्या शनिचर है, तो मतलब पाँव में शनिचर होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास होगा? कन्यादान में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में मैंने आपको बता दिया है अभी दोस्तों, थोड़ी देर पहले ये भी बताया था बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास क्या है। तो बहुब्रीहि समास के बारे में मैंने आपको बताया है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं यहाँ देखेंगे, बहुत जल्दी में सी व्याख्या देंगे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। और दोनों पद प्रधान किस में होंगे? ये मैंने आपको बताया। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? दोनों पद प्रधान, बताइए दोस्तों दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास में, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, दोनों पद अप्रधान किस में होते हैं? बहुब्रीहि में। और दोनों पद जो अप्रधान तो होंगे फिर किसके लिए अंकित करेंगे? किसी तीसरे पद के लिए, किसी तीसरे पद के लिए जो इंगित करता हो, रेफर करता हो, उसको बोलेंगे हम बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे उदाहरण आपको भी पता है, जैसे चतुरानन, दशानन, यानी अपना पद छोड़ के किसी तीसरे पद को धारण कर ले, है ना, अपना पद छोड़कर किसी तीसरे पद को धारण कर लेता है, वही क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि आपका काफ़ी एक उदाहरण है पीताम्बर, नीलकंठ, अभी बताया था लंबोदर अर्थात गणेश, नीलकंठ का मतलब सेब, पीताम्बर का मतलब जैसे कृष्ण, है ना, और चक्रपाणी, चंद्रमौली, इस तरीके के जो उदाहरण है ये किसके हैं? चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, पांचाली, ये बहुत आता है, पंचाली। तो ये उदाहरण लिख लेंगे। पंचानन, तो ये किसके उदाहरण है? ये हैं बहुब्रीहि के समास। पर अपना कुछ क्वेश्चन अलग है, काफ़ी देर हो गई, चलो उसको आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास है कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास होगा बताइए? कर्मधारय दिगु, कौन सा समास होगा? जल्दी बताइए दोस्तों कि कन्यादान, कन्या के लिए दान, कन्या को दान किस में होगा? अब कन्या के लिए दान अपादान से अलग होने की स्थिति है, कर्ण तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष में कन्या को दान, सीधी बात है, कन्या को दान। बताइए दोस्तों क्या होगा? द्विगु समास, मतलब नहीं होता। आगे बताइए, बहुब्रीहि समास है नहीं। कर्मधारय समास, कन्या को दान, मतलब नहीं। तत्पुरुष समास का सीधा उदाहरण आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समश्रुति शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? दोस्तों मेहनत करी है थोड़ी बहुत, लाइक वगैरह तो कुछ तो कर दो, ऐसी बात नहीं है। इतनी स्लाइड बनाना है और क्वेश्चंस को देखना है, फिर आपके लिए थोड़ा वो इन चीज़ों को व्याख्या बात करती है। व्याख्या क्या है कि अगर ऐसे इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ये तो बात सही हर एक कोई करा देगा, पर व्याख्या और अलग से आपके नोट्स तैयार करा देना, ये एक बात। एक एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 आंसर देना, हर एक ऑप्शन के क्वेश्चन के आंसर देना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोस्तों। अगर आपको मेहनत तो लग रही होगी, ऐसी बात नहीं है आपके लिए। चलो बाकी आपकी मर्जी है, करो ना करो, शेयर और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना प्लीज़। कि समश्रुति शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? क्रम या कर्म या क्रम, इस कर्म का मतलब होता है सिलसिला, क्रम का मतलब होता है कार्य, अतल मतलब एक तरह का सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? अतल या अतुल। अतल माने होता है रही, अतुल माने होता है अनुपम। प्रहार या परिहार,
प्रहार का मतलब होता है चोट, अपरिहार का मतलब होता है परित्याग कर देना। चिर और चीर, चीर का मतलब होता है वस्त्र, बिल्कुल बात सही है। चिर का मतलब होता है सदा रहने वाला, है ना, वो आशीर्वाद में ना आशीर्वाद दे देते हैं, चिरंजीवी, चिर है चिरंजीवी, सदा रहने वाला। प्रहार माने कि चोट करने वाला, परिहार माने परित्याग करना, ये दोनों बिल्कुल सही है। अतल और अतुल, अतल माने होता है रही, और अतल माने होता है रही, और अतुल माने अनुप, ये बिल्कुल सही है। कर्म और क्रम ये गलत है। कर्म, कर्म सिलसिला, और कर्म तो सही है, कार्य, क्रम तो ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा नहीं है ये पूछा था, बाकी सब हैं, एक ये वाला नहीं है। रोग मुक्त में कौन सा समास होगा? रोग से मुक्त, रोग से मुक्त अव्ययभाव मतलब नहीं होता। बहुवरी तीसरे की तरफ रेफर नहीं कर रहा। तत्पुरुष द्वंद्व समास का मतलब नहीं है। तो कहाँ जाएगा? अपना तत्पुरुष समास की तरफ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए? कठिन परिश्रम करना, चालबाजी से या बलपूर्वक काम करना, काम निकालना, ऑप्शन नंबर सी क्रोध भड़काना, या वश में करना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा बताइए दोस्तों? टेढ़ी उंगली से का मतलब है चालबाजी से या बलपूर्वक अपना काम निकाल लेना, ये ही होता है टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित और अमित में सही युग्म का अर्थ बताइए। बताइए दोस्तों, सही कौन सा होगा? अमित और अमित, छोटी ई और दोस्तों बड़ी ई, इनमें ही डिफरेंट है, देख लो। छोटी ई लग गया तो शब्द का कुछ और बन गया, बड़ी ई है तो कुछ और बन गया। बताइए दोस्तों क्या है? अमित और अमित, देखो अमित का मतलब होता है, चलो हाँ बताइए, आप बताइए। अमित का मतलब होता है शत्रु और साधु का मतलब नहीं होता। बहुत और मित्र, बहुत और मित्र, बहुत तो होता है पर मित्र नहीं होता अमित का मतलब। अमित का मतलब होता है शत्रु। अमित, अमित का मतलब क्या होता है? शत्रु। और अमित का मतलब क्या होता है? बहुत। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर लेना। फिर आपको अगेन एक बार कह रहे हैं, इस तरीके की वीडियो क्या है कि मतलब अगर आपका भी लाइक करते हैं थोड़ा और शेयर करते हैं तो इसमें से ये हो है कि मोटिवेशन बना रहता है, वीडियो आगे बनाने की थोड़ा सा हिम्मत काम कर जाती है। बाकी लगे रहो और तैयारी करते रहो, सिलेक्शन पक्का है एक ना एक दिन। बस चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। ये सब अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है दोस्तों।